बात कर रहे हैं किसकी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्या, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, ठीक है, जिसमें हम लोग कई सारी बातें कर चुके हैं। एक बार याद दिला दूंगा क्या बातें कर चुके हैं। आज क्या पढ़ेंगे, जो हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, यानी क्या, मेंडलवाद, ठीक है। तो मेंडलवाद की बात करेंगे बेटा जी आज भी, जो स्टार्ट कर दिया था हमने पिछले लेक्चर में। फिर लेकर आऊंगा क्विज और लास्ट में मैं आपको दूंगा क्या, होमवर्क, ठीक है। चले आगे, आई बात कर रहे हैं किसकी, मेंडलवाद की। अब जरा याद करिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपको मेंडलवाद के बारे में बताया था। मेंडलवाद का मतलब क्या था, याद करिए कि मेंडल ने जो भी कार्य किया, जो भी निष्कर्ष निकाला, वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं, आपकी मेंडलवाद, ठीक है। अब मैंने और क्या बताया था आपको मेंडलवाद में, हमने बात करी थी कि मेंडल का जन्म कब हुआ, कब मृत्यु हुई, क्या थे वो एक पादरी थे, चर्च में एक मॉन्क थे, है ना। उन्होंने कब तक 1856 से लेकर 1863 तक कार्य किया था, याद आ रहा है ये, 1822 से लेकर 1884 इनका जीवन काल था। 1856 से लेकर 1863 तक इन्होंने कार्य किया था, है ना, 7 वर्ष तक। किस पे, उद्यान मटर पे, है ना। फिर हमने बात करी थी कि साहब इन्होंने कार्य तो कर लिया, लेकिन इनके कार्य को किसी ने भी नहीं सराहा, किसी ने भी उनके कार्य के लिए उनकी सफलता का किसी ने भी मतलब वो नहीं मनाया। समझ रहे हैं इस चीज को, मतलब कुल मिलाकर कहने वाली बात है कि उन्होंने जो रिजल्ट दिए थे, उन्होंने जो निष्कर्ष दिए थे, उसका किसी ने भी उसको नहीं सराहा था, किसी ने भी उसको वैल्यू नहीं दी थी उनके रिजल्ट की, किसी ने भी उनके कार्य को नहीं माना कुल मिलाकर, ठीक है। तो फिर मैंने आपको बताया था मरने के 16 साल बाद, यानी 1900 में उनके कार्य की पुनः खोज हुई थी। किसके, मेंडल के कार्य की पुनः खोज हुई थी। और वो मेंडल के कार्य की पुनः खोज, मेंडल के कार्य जो था, जो उन्होंने लोगों को बताया था, उसकी वापस से खोज की। मेंडल के कार्य की पुनः खोज जो थी, मैंने आपको बोला था लास्ट में जाते हुए पिछले लेक्चर में कि 3 वैज्ञानिकों ने करी थी। अब वो 3 वैज्ञानिक कौन है, वो कौन से 3 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मेंडल के कार्य की पुनः खोज करी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, सबसे पहले वैज्ञानिक है, उनका नाम आपने याद रखना है, कार्ल कोरेंस। याद रखिएगा, कार्ल कोरेंस, ठीक है। अब ये भी याद रखना पड़ेगा कि वो कहां के थे, याद रखना, ये थे जर्मनी के, ठीक है। उन्होंने मुख्य रूप से किस पर कार्य किया, उन्होंने मक्के पर कार्य किया था। तो उन्होंने मक्के पर कार्य किया और कार्य करने के बाद उन्हें जो रिजल्ट मिला ना, वही रिजल्ट मेंडल ऑलरेडी पहले दे चुका था। तो उनको लगा अरे बाबा, मेंडल ने तो ये काम पहले ही कर दिया मेरे से पहले, समझ रहे। तो मेंडल ने जो कार्य किया, बस वही कार्य एक बार वापस से खोजा, देखा किसने, कार्ल कोरेंस ने, जो जर्मनी के थे। किस पर कार्य किया, मक्के के ऊपर। उसी प्रकार एक और वैज्ञानिक, बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक का नाम है बेटा जी, ये याद रखना, कौन, ह्यूगो डी व्रीस। याद रखना, ह्यूगो डी व्रीस, और ये थे हॉलैंड के। याद रखना, ये कहां के थे, हॉलैंड के थे, भूल मत जाना। और ह्यूगो डी व्रीज ने किस पर कार्य किया था, याद रखना, एक पेड़ पर या एक हम बोलेंगे एक पादप पर कार्य किया। जैसे इन्होंने किस पर कार्य किया, मक्के पर इन्होंने कार्य किया था। याद रखना बेटा जी, उस पेड़ का नाम प्रिमरोज। किस पर कार्य किया था, प्रिमरोज। तो प्रिमरोज पर कार्य किया किसने, ह्यूगो डी व्रीस ने। कार्ल कोरेंस ने, जो जर्मनी के थे, उन्होंने कार्य किया किस पर, मक्के पर। और इन्होंने जो कार्य किया ना, वही रिजल्ट मिला इनको जो मेंडल ऑलरेडी निकाल चुके थे। तो एक तरीके से पुनः खोज कर दी। तीसरे वैज्ञानिक थे एरिक वॉन अभी रख दो, तुम धूप देख रहे हो, आदमी पे लग रहा है टेशरमार्क। आधा घंटा में लगा है। अब आज सुनो, तुम मीडियम ठंडी दे रहे हो। याद रखना, एरिक वॉन टेशरमार्क, ये जो वैज्ञानिक थे, ये कहां के थे, ये वहीं के थे जहां के मेंडल थे। अब मेंडल कहां के थे, याद करिए, मैंने आपको बताया था मेंडल थे हमारे ऑस्ट्रिया के।
ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के ही थे कौन, एरिक वॉन टेशरमार्क, और इन्होंने किस पर कार्य किया बेटा, इन्होंने बहुत सारे पादपों पर कार्य किया। बहुत सारे पादपों पर कार्य किया था। किसने बेटा जी, याद रखना, एरिक वॉन टेशरमार्क। तो बेटा जी कुल मिलाकर बात जो आ रही है, ये वो 3 वैज्ञानिक हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं, जिन्होंने मेंडल का जो कार्य, जो लोगों ने बिल्कुल नहीं पहचाना उनके कार्य को, उनकी वापस से खोज करी। जरा सोचिए, अगर ये 3 ना होते तो हो सकता है कोई और होते, लेकिन बोला किसको जाएगा, जनक मेंडल को, क्योंकि वो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने वंशागति के बारे में डिटेल में लोगों को बताया, सबसे पहले। ठीक है, अब बात आ रही है, ये तो हमने पढ़ लिया है ना। अब आगे बात आ रही है कि आखिर मेंडल ने जो 7 वर्षों तक कार्य किया, ठीक है, करने के बाद उसने कहीं ना कहीं अपना जो रिसर्च जो थी, अपनी जो खोज जो थी, उसको लोगों को बताया, वैज्ञानिकों को बताया, लेकिन फिर भी वो असफल रहे। क्या था उनकी असफलता का कारण, पूछेंगे ना आप कि सर मरने के भी 16 साल तक उनके कार्य को किसी ने नहीं सराहा, क्यों थे वो असफल, क्यों माने गए, जीते जी उनके कार्य को किसी ने नहीं पहचाना, क्यों थे वो असफल। तो इसके कुछ कारण हैं, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहला कारण बेटा जी ध्यान से सुनना, ये बात कब की है जरा सोचिए, उन्होंने कब छापा था, अपने रिजल्ट कब दिया था, 1865 में दिया था। 1865 की अगर मैं बात करूं तो क्या उस टाइम पे व्हाट्सएप, गूगल, इंटरनेट होता था क्या? आज की डेट में जो भी रिसर्चर होता है, जो भी वैज्ञानिक होता है, जो भी रिसर्च करता है, ऑनलाइन अपने रिसर्च को पब्लिश कर देता है, तो दूर दराज लोग उसके कार्य को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात बहुत सालों पुरानी है कि नहीं है ना। अब जरा सोचिए, 150 साल पुरानी ये जो बात है, उस समय क्या दूर संचार का माध्यम जो था, दूर संचार के माध्यम कम थे, सीधी सी बात है। उस टाइम इंटरनेट तो था नहीं कि यहां पर ऑस्ट्रिया में वो बैठे हुए हैं मेंडल, और कहीं ना कहीं इंडिया में किसी वैज्ञानिक ने उनके कार्य को पढ़ लिया, पॉसिबल ही नहीं था, है ना। तो उस टाइम अगर दूर संचार के माध्यम अच्छे होते उस टाइम पे, तो दूर दराज कोई वैज्ञानिक उनके कार्य को देख लेता, उनको परखता, उसको खुद करने की कोशिश करता, और क्या पता पहले ही काम बन जाता मेंडल का जीते जी, है ना। तो दूर संचार के माध्यम जो थे वो क्या थे, कम थे। दूसरा, अब बेटा जी मेंडल ने ना, ध्यान से सुनना, मेंडल ने अपने जो निष्कर्ष जो दिए थे, रिजल्ट जो दिए थे, है ना, उन रिजल्ट में, उस निष्कर्ष में उन्होंने उपयोग किया था मैथ्स का, यानी गणित का। समझ रहे? एक जीव वैज्ञानिक, एक बायोलॉजिस्ट जब गणित को यूज में लेगा ना अपने निष्कर्ष में, तो दूसरे जो जीव वैज्ञानिक है उनको लगेगा अरे नहीं 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 नहीं, हमें समझ में नहीं आएगा, गणित वणित हमें नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है, हटाओ रे इसको। बस यही हुआ कि ज्यादातर जो जीव वैज्ञानिक जो थे, ज्यादातर जो बायोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने इनके कार्यों को ठुकरा दिया, कि माना ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने निष्कर्ष में गणित का उपयोग किया था। अपने निष्कर्ष में, या अपने रिजल्ट बोल दीजिए, निष्कर्ष बोल दीजिए, गणित का उपयोग लिया या उपयोग किया। आप बोलेंगे सर ये तो अच्छी बात है, गणित का उपयोग किया। हाँ, हम बोलेंगे अच्छी बात है, आज की डेट में बहुत अच्छी बात है, गणित यूज में आ रही है बायो में, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन उस टाइम के जो जीव वैज्ञानिक थे, उनके लिए उन्होंने इसको ठुकरा दिया था, नहीं माना, इसलिए ये भी एक असफलता का कारण था। ठीक है, अब इसके आगे मैं ये नहीं लिख रहा कि दूसरे वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिकों ने इसको ठुकरा दिया, ऑटोमेटिक सी बात है, आप समझ जाएंगे। उन्होंने गणित का उपयोग किया जो कई जीव वैज्ञानिकों को पसंद नहीं आया। लिख देता हूं, जो कई जीव वैज्ञानिकों को पसंद नहीं आया।
कई जीव वैज्ञानिकों को रास नहीं है, कई जीव वैज्ञानिकों को पसंद नहीं है। बोला नहीं जी भैया मेंडल ऐसे बात नहीं बनेगी, आप तो गणित यूज में ले रहे हो, बायो में सही नहीं है। चल और क्या कारण था, ध्यान से सुनना बेटा। उस समय जब मेंडल ने अपने कार्यों को, रिजल्ट को, अपना जो कार्य किया 7 वर्षों तक, उसने अपनी पूरी जिंदगी के 7 वर्ष उसने दिए, रिजल्ट जो दिया, निष्कर्ष जो निकाला दिया। लेकिन क्या हुआ ना, जिस टाइम पर उसने लोगों को अपना निष्कर्ष दिया, अपना रिजल्ट दिया, उस टाइम एक और वैज्ञानिक था जिसका नाम था डार्विन। याद है नाम, सुना हुआ है, सभी ने सुना होगा, डार्विन। उस समय डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था, आप लोगों को पता होगा, सुना है, जिराफ की गर्दन बड़ी हो गई थी, ऐसा कुछ सुना होगा 9th क्लास में, है ना। उनके नियम का नाम था क्या, प्राकृतिक चयन का नियम। किसके बेटा, डार्विन का जो नियम था क्या, प्राकृतिक चयन का नियम, नेचुरल सिलेक्शन, है ना। तो ज्यादातर जो वैज्ञानिक जो थे ना, उनका सारा ध्यान डार्विन के नियम की ओर था, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया किसके, मेंडल के कार्य पर। जबकि मेंडल डार्विन से भी बड़े वैज्ञानिक माने गए हैं बायो में, है ना। तो ये चीज याद रखना, ज्यादातर वैज्ञानिक डार्विन सिद्धांत पर, डार्विन सिद्धांत पर कार्य कर रहे थे। यानी ज्यादातर जो वैज्ञानिक था उनका ध्यान किसकी तरफ था, डार्विन के सिद्धांत की तरफ था। उस सिद्धांत को समझ रहे थे, उसको परख रहे थे, उसके एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे थे जो डार्विन ने बताया था। तो ध्यान ही नहीं पड़ा किसकी तरफ, मेंडल के कार्य की तरफ, है ना। तो ये भी याद रखना क्या, कि मैक्सिमम जो वैज्ञानिक थे उनका ध्यान जो था वो डार्विन के सिद्धांत की तरफ था, मेंडल की तरफ नहीं पड़ा। और आखिरी जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आप मुझे बताएं कि हमने बोला ज्यादातर का ध्यान जो था वो डार्विन सिद्धांत पर था, लेकिन हमने वर्ड यहां पर लिया ज्यादातर, यानी कुछ का तो पढ़ा, कुछ ने देखा मेंडल के सिद्धांतों को या मेंडल के कार्यों को, मेंडल के निष्कर्ष को देखा और पलट कर मेंडल से ये पूछा कि भाई तुम ये बोलते हो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ रसायन जा रहे हैं जो लक्षणों को निर्धारित करते हैं। यही बोला था ना मेंडल ने, याद करिए हमने पहले लेक्चर में यही बात करी थी ना, जब हमने कारक पढ़ा था, मैंने यही तो बताया था। कारक क्या था, मेंडल ने क्या बोला था कि भैया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ जा रहा है जो लक्षणों को निर्धारित करता है, जिसको मेंडल ने बोला कारक। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया मेंडल बाबू, बहुत अच्छे, बताओ कारक कहाँ है, कहाँ है मेरे अंदर कारक, किधर है कारक, कहाँ मिलेगा, नहीं बता पाए। कौन, मेंडल। ये तो बोल दिया, हाइपोथेटिकली सोच के ये तो बता दिया, लेकिन उन्होंने बताया सही था, लेकिन उसका प्रूफ नहीं दिया, उसको डिटेल में नहीं बताया कि कारक वास्तव में क्या है, कहां है, किधर मिलता है। तो आप जानते हैं कौन है कारक, जीन है। कहां मिलता है, डीएनए की जो धागा होता है उसका एक छोटा सा अंश होता है। किधर मिलता है, केंद्रक में मिलता है। ये नहीं बताए ना कौन, मेंडल। यानी मेंडल ने कारक, जिसको हम जीन बोलते हैं, उसका एक तरीके से बोलते हैं प्रूफ नहीं दिया। यानी सिद्ध नहीं कर पाए कि भैया कारक क्या है। कुल मिलाकर प्रूफ बोल दीजिए या सिद्ध बोल दीजिए, सिद्ध नहीं कर पाए कि वास्तव में कारक क्या है, कहां मिल रहा है, कहां मिलता है, किधर मिलता है, कैसे जाता है, किधर से जाता है, क्या, सब कुछ नहीं बताया। बस ये बताया हाँ भाई जा रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। कौन जा रहा है, कारक जा रहा है, लक्षणों को निर्धारित कर रहा है, वंशागति हो रही है, बस जयराम जी की। बताना पड़ेगा ना डिटेल में। तो ये कुछ कारण थे किसकी बेटा जी, मेंडल की असफलता के।
ठीक है। अब बात आ रही है, ये तो चलो मेंडल की असफलता के कारण है। मेंडल के कार्य को वापस से पुनः खोजा 3 वैज्ञानिकों ने, और खोजने के बाद फिर ये निष्कर्ष निकाला दुनिया ने कि मेंडल ही वो पहला वैज्ञानिक है जिसे हम जेनेटिक्स के फादर बोलेंगे, आनुवांशिकी के जनक बोलेंगे। आखिर क्यों? यानी मेंडल की कुछ ना कुछ सफलता के भी कारण होंगे। ये हमने पढ़े बेटा जी मेंडल की असफलता के कारण। अब हम बात करेंगे मेंडल की सफलता के कारण कि आखिर मेंडल से पहले और भी वैज्ञानिक थे। बेटा ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है कि मेंडल पहला वैज्ञानिक था जो आनुवांशिकी के बारे में अध्ययन कर रहा था। नहीं, मेंडल से पहले और कई वैज्ञानिक आए जिन्होंने कुछ रिजल्ट दिए, लेकिन उनको हमने आनुवांशिकी का जनक नहीं माना। मेंडल को ही क्यों माना? आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? तो आइए ध्यान से सुनते हैं मेंडल की सफलता के कारण। देखिए, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने प्रयोग में क्या किया था? क्रॉसिंग करी थी। क्रॉसिंग का मतलब तो समझ में आता है ना, जनन करवाया था एक पेड़ का दूसरे पेड़ से, नर का मादा से, है ना। तो इन्होंने जो वृक्ष लिए या पादप जो लिए थे, उनमें जो वो लक्षण देख रहे थे ना, ध्यान से सुनना, एक समय पर उन्होंने जब क्रॉसिंग कराई तो केवल 1 से 2 लक्षणों की वंशागति देखी। अब आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, रुको पहले लिख देता हूं। क्या? एक समय पर केवल 1 से 2 लक्षणों की वंशागति को देखा। क्या बोला हमने? उन्होंने केवल 1 से 2 लक्षणों की वंशागति को देखा। अब देखो ध्यान से सुनना, देखिए मैंने बोला हर एग्जाम्पल को अपने ऊपर लिया करो, चाहे वो किससे संबंधित हो, चाहे वो जंतुओं से संबंधित हो, चाहे वो पादपों से संबंधित हो। ठीक है। अब मान लो मैं एक पेड़ हूं, ठीक है, मैं लंबा भी हूं, यानी ये मेरा प्रभावी लक्षण है, लेकिन मेरे पुष्प जो है ना, उनका रंग जो है ना, वो अप्रभावी है। क्या? वापस से सुनना। क्या? मैं एक पेड़ हूं, किसका? मटर का, लंबा हूं, ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर जो पुष्प है ना, पुष्प, उनका रंग जो है वो अप्रभावी है। कैसा है? अप्रभावी। यानी मेरे अंदर एक लक्षण प्रभावी था लंबाई का, लेकिन पुष्प का रंग कैसा था? अप्रभावी था। और भी तो कई सारे लक्षण होंगे, बहुत सारे लक्षण होंगे, है ना। अब दूसरा उन्होंने जो पेड़ लिया वो विपरीत लक्षण वाला लिया, ठीक है, लेकिन कौन से लक्षण? क्या सारे लक्षण विपरीत लेकर उन्होंने क्रॉस कराया? कि नहीं, एक लक्षण मान लेते हैं। उन्होंने क्या देखा? लंबाई देखी, मतलब ये पेड़ जो है वो लंबा है और दूसरा पेड़ जो है बोना है, बाकी लक्षणों को दिमाग से ही निकाल दिया। यानी एक समय पर जब वो क्रॉसिंग करा रहे थे तो दिमाग में कितने लक्षणों को लेकर चल रहे थे, रिजल्ट जो उन्होंने निकाले उसमें कितने लक्षणों को लिया एक बार में, एक लक्षण या ज्यादा से ज्यादा 2 लक्षण। समझे कि मैंने क्रॉसिंग कराई, बहुत सारे लक्षण हैं पेड़ में, लेकिन क्रॉसिंग कराने के बाद जब मैं रिजल्ट देखूंगा, अगली पीढ़ी जब देखूंगा, तो सारे लक्षण देखूंगा? नहीं, एक लक्षण देखूंगा या 2 देख लूंगा। यानी इट मींस एक समय पर केवल 1 से 2 लक्षणों की क्या देखी थी उन्होंने? वंशागति। उससे पहले, मेंडल से पहले कई वैज्ञानिक आए थे, कॉल र्यूटर आया था, एवलिनो आया था, कई सारे वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने भी क्रॉसिंग कराई थी और अगली पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति देखी, लेकिन एक समय पर 10-12 लक्षण देख लिए। अब वो लक्षणों की वजह से, कई सारे लक्षणों की वजह से मिश्रण हो गया, रिजल्ट नहीं मिला, मैथमेटिकल कैलकुलेशन गड़बड़ा गई। समझ में आ रहा है? तो प्रॉपर निष्कर्ष नहीं निकाल पाए थे दूसरे वैज्ञानिक। क्यों? क्योंकि एक ही समय पर अगर आप बहुत सारे लक्षणों की वंशागति देखेंगे ना, 2 पेड़ लेंगे, ध्यान से सुनना, 2 पेड़ लेंगे, दोनों पेड़ में आपने इस पेड़ में एक लक्षण देख लिया, कौन सा? लंबाई का, दूसरे में भी क्या देख लिया? लंबाई का। क्रॉसिंग करा के अगली पीढ़ी देखी, केवल कौन से लक्षण देखने के लिए? लंबाई के।
क्या होगा, केवल एक लक्षण की वंशागति देगी। या दो ले लिए, लंबा भी देख लिया और पुष्प का रंग भी ले लिया, इसमें भी लंबाई देखी और पुष्प का रंग देख लिया, फिर क्रॉसिंग कराई, अगली पीढ़ी में देखा, लंबाई लक्षण देखा और पुष्प का रंग देखा, यानी एक समय पर केवल एक से दो लक्षणों की वंशागति देखी। और ये जो लक्षण जो इन्होंने लिए थे, ध्यान से सुनना, इन्होंने जो लक्षण लिए थे ना, वो कौन से लिए थे, ध्यान से सुनना। पहला बिंदु तो समझ में आ गया, सफलता क्या, और वैज्ञानिकों ने भी कार्य किया किसमें, आनुवांशिकता में, लेकिन और वैज्ञानिकों ने ना एक समय पर कई सारे लक्षणों की वंशागति देखी जिससे रिजल्ट नहीं मिला जैसा मेंडल को मिला। मिक्सचर हो गया रिजल्ट का, मिक्स हो गया रिजल्ट, यहां पर बिल्कुल साफ साफ रिजल्ट मिला था इनको, ठीक है। दूसरा, ध्यान से सुनना, दूसरा बिंदु इनकी सफलता का क्या था, इन्होंने जो जनक लिए, जनक का मतलब पेरेंट्स, जो जनक इन्होंने लिए, इन्होंने जनक शुद्ध और विपरीत लक्षण वाले लिए। कैसे लिए बेटा, शुद्ध और विपरीत लक्षण वाले। अब आप बोलेंगे शुद्ध का मतलब, याद करिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था शुद्ध वंश क्रम, याद है शुद्ध वंश क्या बताया था, जब जो युग्मज जो है कैसा होता है, एक लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन अगर समान होते हैं, यानी कैपिटल टी, ये क्या है, शुद्ध है ना। इसी प्रकार स्मॉल टी ये भी शुद्ध है, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी क्या था, अशुद्ध था, है ना। तो पहली बात, इन्होंने जो जनक लिए, जो पेरेंट्स लिए, वो क्या लिए, शुद्ध लिए और विपरीत लक्षण वाले लिए। विपरीत लक्षण वाले यानी ये वाला जीनोटाइप अगर लंबेपन को दर्शा रहा है तो ये वाला बौनेपन को दर्शाएगा। तो विपरीत लक्षण वाले शुद्ध वंशक्रम वाले जनक इन्होंने लिए थे। फिर इनसे जो अगली पीढ़ी आई थी उसमें देखा उन्होंने क्या, लक्षणों की वंशागति को। तो ये भी एक सक्सेस का रीजन नहीं था, सक्सेस का रीजन था, किसका, मेंडल का, ठीक है, भूलना मत। तो ये दो रीजन समझ में आ गए हैं, ठीक है। तीसरा, अब बेटा इन्होंने देखिए, ध्यान से देखिए, इन्होंने जब ये क्रॉसिंग कराई, ऐसी बहुत सारी क्रॉसिंग कराई थी उन्होंने, ध्यान से सुनना, ऐसी बहुत सारी क्रॉसिंग कराई थी। अब जैसे उन्होंने मान लेते, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर इसके बीच में क्रॉसिंग कराई तो यहां पर आए पेड़ आए, आगे पेड़ आ गए, ठीक है। अब कितने आए, 700 आए, लगभग 700 आए, ठीक है, 800 आए, 900 आए, जितने भी आए सबका रिकॉर्ड बनाकर रखा, यानी सभी निष्कर्ष का रिकॉर्ड रखा था, सभी का रिकॉर्ड रखा था इन्होंने। सारे रिजल्ट जो इनको मिले थे सबका कॉपी में रिकॉर्ड रखा था कि 722 लंबे आए हैं, 220 बौने आए हैं, ऐसे इतने, हाँ वास्तव में इतने आए थे, इतने इन्होंने पीढ़ियां पैदा करी थी मटर की। तो कहने वाली बात जो है, इन्होंने जो भी रिजल्ट दिया, जो भी इनके पास रिजल्ट आया था, उस सारे रिजल्ट का रिकॉर्ड इन्होंने मेंटेन किया था। और आखिरी बिंदु, इनकी सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था बेटा जी, इन्होंने उद्यान मटर को अपने प्रयोग में लिया था। इन्होंने किसको बेटा, उद्यान मटर को अपने प्रयोग में शामिल किया था। अब आप बोलेंगे इससे क्या फायदा, तो इसके बहुत सारे फायदे थे। किसके, उद्यान मटर की। क्या कि एक तो भैया ये 2 से 3 हफ्तों में ना, 2 से 3 महीनों में ही उद्यान मटर की क्या आ जाती है, अगली पीढ़ी आ जाती है, तो ज्यादा समय नहीं लगा। एक तो ये कारण, इसके जो मटर के ना, उद्यान मटर के जो दाने होते हैं, बीज जो होते हैं, नग्न आंखों से दिखाई दे जाते हैं। कई ऐसे पेड़ होते हैं जिनके बीज दिखाई नहीं देते हैं, एक ये भी चीज है। उद्यान मटर जो होता है वो स्वयं परागण कर लेता है। जरा सोचिए, हमने पढ़ा था ना, स्वयं परागण, खुद ही अपने आप परागण कर लेना,
स्वयं परागण कर लेता है। ठीक है, इसका जीवन काल जो होता है कम होता है, जल्दी से पीढ़ियां आ जाती है। समझ में आया? तो ये कुछ रीजन थे कि क्यों मेंडल ने मटर को चुना, क्योंकि 2 से 3 महीनों में ही अगली पीढ़ी आ जाती है, तो रिजल्ट आ जाएगा जल्दी। इसके बीज का आकार बड़ा होता है, तो बीज का आकार बड़ा होता है तो आसानी से लक्षण पता लग जाएंगे। ठीक है, इस उद्यान मटर में कई सारे विपरीत लक्षण मिल रहे थे, तो बहुत सारे लक्षण पता लग रहे हैं। तो ये कई सारी चीजें खासियत थी किसमें, उद्यान मटर में, इसीलिए इन्होंने इसको चूज किया, किसको, मटर को। तो ये थे कई सारे कारण, बेटा जी याद रखना, किसकी, मेंडल की सफलता के। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हम मेंडलवाद पढ़ रहे हैं। हमने मेंडल के जीवन के बारे में पढ़ा, मेंडल ने कब से कब कार्य किया, कब से कब मृत्यु हो गई, किस पे कार्य किया, क्यों क्यों नहीं मिली थी उनको सफलता, क्या थी असफलता के कारण, क्या थे सफलता के कारण, किसने उनके कार्य को पुनः खोजा, ये सब हमने देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं मेंडल ने कार्य क्या किया। पहले तो सोच समझकर जल्दी से मुझे बताएं, क्या मेंडल ने एक समय पर कितने लक्षणों की वंशागति को देखा? एक समय पर कितने? 1 से 2 देखा ना। अब हम बात करने वाले हैं, बेटा ध्यान से सुनना, मेंडल ने टोटल कितने लक्षण देखे थे मटर में, कितने लक्षणों को आधार बनाया था अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने प्रयोग में। आप सब जानते हैं 10वीं कक्षा में भी ये आ गया था। मेंडल ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उसमें मेंडल ने उद्यान मटर में 7 विपरीत लक्षण देखे थे। कितने? 7 विपरीत लक्षण देखे थे। अब 7 कौन कौन से विपरीत लक्षण थे, वो ये थे। ये 7 लक्षण हैं बेटा, और ये विपरीत लक्षण थे। विपरीत का मतलब एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी, एक ज्यादा रूप से दिखाई देगा, एक बहुत कम दिखाई देगा। कौन कौन से लक्षण थे, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला लक्षण है बेटा पादप की लंबाई। आप जानते हैं मटर का पेड़ या तो लंबा दिखा या बौना दिखा। अब आप बोलेंगे सर दिखा भी दो, चलो मैं दिखा भी देता हूं, ये तो लिखा हुआ है ना, दिखा भी देता हूं। ये देखो, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। इसको देखो और इसको देखो, ऊपर वाला नहीं, ये अलग लक्षण है। ये वाला देखो, एक पेड़ लंबा है थोड़ा और एक पेड़ थोड़ा सा छोटा है। ये थोड़ा सा लंबा है और ये थोड़ा छोटा है, यानी लंबा प्रभावी लक्षण और बौना अप्रभावी लक्षण। ये एक लक्षण मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में चूज किया, सेलेक्ट किया। ठीक है, एक लक्षण। दूसरा, पुष्प की स्थिति। किसकी स्थिति बेटा? पुष्प की स्थिति। लिखी हुई है अक्षीय और लिखी हुई है शीर्ष। अब जरा सोच समझकर मुझे बताओ, ध्यान से देखना। मैं एक पेड़ हूं, ये मेरी शाखा है। मैं एक पेड़ हूं, ये मेरी शाखा है। ठीक है, अब इस शाखा का शीर्ष क्या है? ये वाला भाग होएगा ना, ये वाला होएगा ना, ये वाला शीर्ष होएगा ना। और इस शाखा की अक्ष क्या है? ये अक्ष है, इसकी एक्सिस है, अक्ष है। अगर पुष्प यहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है, यहां 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 यहां, यानी अक्ष पे लगा हुआ है, और ऐसा पुष्प जो यहां लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, यहां पर, यानी इस शाखा की शीर्ष पर लगा हुआ। तो ज्यादा कौन से होते हैं पुष्प जो शीर्ष पर लगे होंगे? अरे बहुत कम होंगे यहाँ पर, ज्यादातर इस डंडी पर लगे होंगे ना, अक्ष पर। तो ज्यादातर कहां पर मिल रहे थे? अक्षीय, और बहुत कम मिल रहे थे कौन से? शीर्ष। आइए दिखा देता हूं, देखिए ये पुष्प दिख रहा है आपको, ये पुष्प और ये पुष्प भी दिख रहे हैं आपको, है ना। ये पुष्प कहां मिल रहे हैं? डंडी के शीर्ष पर, और ये शीर्ष पर नहीं मिल रहे, ये इस डंडी के अक्ष पर लगे हुए हैं। ये तो इस डंडी के शीर्ष पर मिल रहे हैं और ये पुष्प आपके डंडी के अक्ष पर लगे हुए हैं। ज्यादातर कैसे मिल रहे थे? आप बोलेंगे सर ये तो 3 है, ये 2 है। अरे भैया ये 1 2 3 4 5 इधर हैं, बहुत सारे हैं, यहाँ 1 2 3 है। यानी कहने वाली बात जो थी, ज्यादातर कौन से मिले थे? प्रभावी रूप से अक्षीय, अप्रभावी रूप से शीर्ष। अच्छा, प्रभावी अप्रभावी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये भी याद रखना, डोमिनेंट और रिसेसिव।
ठीक है, कितने लक्षण हो गए बेटा जी हमारे? 2। आइए तीसरा, फली का आकार। अब आप मुझे बताएं, आपने मटर सभी ने खाया होगा, खाया ना? आप मुझे बताएं, आप सभी ने मटर की फली भी देखी है? फली आपको ज्यादातर फूली हुई दिखाई देती है कि सिकुड़ी हुई दिखाई देती है? आप मुझे बताएं, देख लीजिए यहां पर आपको ज्यादातर फली ऐसी दिखाई देती है कि ऐसी दिखाई देती है? सोचो, फूली हुई दिखाई देती है कि इस तरीके से झुर्रीदार या पिचकी हुई दिखाई देती है? मतलब इस तरीके से यूं ऐसी वाली दिखाई देती है, फूली हुई दिखाई देती है इस तरीके से? आप बोलेंगे सर ज्यादातर फूली हुई होती है, कौन? फली मटर की। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं फूली हुई ज्यादातर मिलती हैं, कम मिलती हैं कौन सी? सिकुड़ी हुई। तो प्रभावी लक्षण जो है फली के आकार का वो क्या है? फूला। और अप्रभावी क्या है बेटा जी? यहां पर सिकुड़ी। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, फली का रंग जो होता है, फली का रंग ज्यादातर आपको कैसा दिखाई देता है? फली का रंग देखिए, फली का रंग जो होता है, ध्यान से सुनना, फली का रंग जो होता है, याद रखना है आपने, ज्यादातर कैसा होता है बेटा जी? हरा। ज्यादातर, अरे भैया कॉमन सेंस ही बात है, यहां पर थोड़ी सी ना हल्की सी गड़बड़ी कर दी है। यहां पर ये येलो नहीं होएगा, ये हरा होएगा और ये पीला होएगा। लेकिन इसको हटाओ, इसको गोली मारो। आप मुझे बताओ, खुद कॉमन सेंस लगाओ और सोच समझकर मुझे बताओ, फली आप जो देखते हो मटर की कैसी दिखती है आपको? सोचो, आप पीली फली वाले मटर ज्यादा देखते हो कि हरी फली वाले ज्यादा मटर देखते हो? सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे मिलते हैं? हरा होता है ना? कैसा होता है? हरा होता है। तो याद रखना, फली का रंग कैसा होता है? हरा होता है ज्यादातर, और कम मिलते हैं कौन से? पीले वाले। याद रखना, प्रभावी होता है हरा और अप्रभावी होता है कैसा? पीला। सिंपल। चलिए, कितने लक्षण हो गए बेटा जी हमारे? 4। 5वां लक्षण अब है बीज का आकार। अब आप मुझे बताएं, ज्यादातर बीज आपको, बीज यानी मटर का जब छिलका आप फली खोलते हो तो अंदर दाने नहीं निकलते हैं? वो क्या है? मटर के बीज हैं भाई। क्या है वो? मटर के बीज। आप मुझे बताएं, ज्यादातर बीज आपको ऐसे दिखाई देते हैं कि ऐसे 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 ऐसे? कैसे दिखाई देते हैं जरा सोचें। ज्यादातर आपको कैसे? गोली तो दिखते हैं ना, ऐसे तो नहीं दिखते जिसपे झुर्रियां पड़ी हुई हैं, ऐसे तो नहीं दिखते ना। तो ज्यादातर कैसे दिखते हैं? गोल, लेकिन झुर्रीदार भी होते हैं। तो याद रखना, ज्यादातर कैसे होते हैं? गोलाकार, और कम होते हैं कौन से? झुर्रीदार, लेकिन होते हैं। आइए देख लीजिए बेटा जी, यहां पर ये है गोलाकार, दिख रहा है आपको, और ये वाला जो है, ये वाला, ये झुर्रीदार है। इस तरीके से थोड़ी सी झुर्रियां पड़ी हुई हैं, जैसे यहां पर पड़ जाती है ना आंखों के नीचे झुर्रियां, ऐसे यहां पर बीज में झुर्रियां पड़ गई हैं। ठीक है, तो ये भी एक लक्षण था बेटा जी, याद रखना है आपने, बीज का आकार। ठीक है, अब बीज का रंग, अब किसकी बात कर रहे हैं? बीज का रंग। ठीक है, अब बेटा बीज का रंग जो होता है, अब आप बोलेंगे सर बीज का रंग यानी जो हम मटर खाते हैं वो बीज जो होता है उसका रंग ज्यादातर कैसा होता है? अब बोलेंगे सर हरा होता है। ज्यादातर कैसा होता है? हरा होता है कि पीला होता है? सोचो, दिमाग लगाओ, मटर का छिलका जब आप खोलते हो तो अंदर से कैसा निकलता है? आप बोलेंगे सर हरा होता है, लेकिन आप बोलेंगे सर यहां पर तो पीला कर रखा है और ये हरा कर रखा है। कम होते हैं हरे, ज्यादातर कौन से होते हैं? पीले। हाँ, क्योंकि आप जो मटर खा रहे हो ना वो जंगली मटर होते हैं, वो लेथायरस ओडोरेटस होता है। वो कौन नहीं होते हैं? वो आपके उद्यान मटर नहीं होते हैं। याद रखना, ज्यादातर जो हम मटर खाते हैं वो कौन से होते हैं बेटा जी? याद रखना, जिसे हम स्वीट पी भी बोलते हैं। याद रखना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वीट पी, वाइल्ड पी, लेथायरस ओडोरेटस जो हम खाते हैं, वहां पर बीज जो होते हैं ज्यादातर हरे होते हैं और कम होते हैं पीले। लेकिन उद्यान मटर में उल्टा, याद रखना है। और अगर अभी भी याद ना हो ना ये वाला लक्षण, तो एक सीधा सीधा तरीका है बेटा जी, याद रखना है। एक होता है किसका? फली का रंग, और एक होता है फली के अंदर बीज का रंग। एक लक्षण याद रख लेना, फली का रंग कैसा था? सोचो, फली का रंग कैसा था? बस दिमाग में ये याद रखना, हमें ज्यादातर फली कैसी दिखाई देती है? हरी, बहुत कम पीली। इसका उल्टा कर देना, किसमें? उद्यान मटर में। कहां पर? बीज के रंग में। क्या ज्यादातर बीज कैसे दिखाई देते हैं? पीले, और कम दिखाई देते हैं कौन से? हरे। ज्यादातर कैसे होते हैं? इस तरीके के, कम होते हैं इस तरीके के बीज। उद्यान
मटर में, याद रखना, ठीक है। भूल मत जाना, उल्टा कर दीजिएगा, भूल मत जाइएगा। फली का रंग और बीज का रंग एक याद रख लेना, दूसरा इसका उल्टा कर देना, सीधे शब्दों में बोलूंगा, ठीक है। आखिरी 7वां लक्षण था बेटा पुष्प का रंग। अब बेटा जी पुष्प का रंग कैसा है, ध्यान से देखिए बेटा। पुष्प का रंग है बैंगनी। ज्यादातर पुष्प जो होते हैं मटर के कैसे होते हैं, बैंगनी। बहुत कम होते हैं क्या, सफेद, ठीक है। आइए देख लेते हैं, ज्यादातर कैसे होते हैं, बैंगनी। कम होते हैं कौन से, सफेद। तो प्रभावी कौन से हैं, बैंगनी। अप्रभावी कौन से हैं, सफेद। ये वाला यहां पर गलत दे रखा है, टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा यहां पर रंग का अदली बदली हो गई थी, याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये हमारे 7 वो लक्षण थे जो मेंडल ने चूज किए थे, सेलेक्ट किए थे, निर्धारित किए थे अपने प्रयोग में। और मैं चाहता हूं कि आप जब ये लेक्चर देख रहे हैं आज, तो आज की आज में ही आपको ये 7 के 7 लक्षण याद हो जाने चाहिए। 7 के 7 लक्षण याद हो जाने चाहिए, भूलना मत इनको, ठीक है। अब एक थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा जो कई बार हमारी बुक्स में नहीं होती है, लेकिन बताना जरूरी है, मेरे हिसाब से बताना जरूरी है। क्या, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमने 7 लक्षण देखे हैं ना, ये 7 लक्षणों को निर्धारित कौन करता है भैया, सोचो, लक्षणों को निर्धारित कौन करता है। आप बोलेंगे सर जीन करते हैं। जीन कहां होते हैं सर, डीएनए में होते हैं। वापस आ जाइए, कहीं और ध्यान है तो, अगर ध्यान भटक रहा है तो वापस केंद्रित करो जो मैं पढ़ा रहा हूं। कई बार पढ़ाते पढ़ाते ध्यान जो है अलग जगह चला जाता है ना, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, ध्यान से सुनो। ये है लक्षण, और लक्षणों को कौन निर्धारित करता है, कौन उत्पन्न करता है, जीन। जीन कौन था, डीएनए का एक भाग। 2 डीएनए मिलकर क्या बना रहे हैं, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र जो किससे बना हुआ है, डीएनए, उस डीएनए का एक छोटा सा भाग क्या कहला रहा है, जीन। तो याद रखना, ये लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन कौन से गुणसूत्र पर मिल रहे हैं वो भी बताना जरूरी है। अब ध्यान से सुनना बेटा जी, गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र संख्या बताने वाला हूं, जो ज्यादातर हमारी बुक्स में नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, एक एक्स्ट्रा लिटिल बिट, थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत सारी, ये ऐसा नहीं है कि हाँ भैया 12th में ही डॉक्टर बाबू बन जाओ, नहीं, उसके लिए है पूरा कोर्स है, लेकिन इतनी सी नॉलेज अगर ले लोगे ना तो आगे भी परेशानी नहीं आएगी, और जब बुक्स पढ़ोगे तो भी परेशानी नहीं आएगी। हमारे टाइम पे ना टीचर्स जो होते थे बहुत सारी चीजें पढ़ाते थे, बहुत सारी। तो जब हम कॉलेजेस में गए ना, कॉलेजेस में जब हम गए तो बड़ी आसानी से हमें चीजें समझ में आ गई थी। क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई थी, कंसेप्ट क्लियर थे, हमने रट्टा नहीं लगाया था, है ना। तो आप भी वो मत करिएगा, ध्यान से सुनना। ये जो पहला लक्षण है ना, पादप की लंबाई का, ये लक्षण कौन से गुणसूत्र पर मिलता है, चौथे पर। पुष्प की स्थिति के लक्षण के लिए जीन कहां मिल रहे हैं, गुणसूत्र चौथे पर। फली के आकार के लिए लक्षण मिल रहे हैं, गुणसूत्र चौथे पर। यानी पहले जो 3 लक्षण हैं, ये पहले जो 3 लक्षण हैं, इन 3 लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन मिल रहे हैं गुणसूत्र 4th पर। नेक्स्ट, लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन मिल रहा है 5वें गुणसूत्र पर, फिर 7वें गुणसूत्र पर, फिर पहले पर, और फिर पहले पर। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई है ना, टेंशन मत लेना, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आकर और डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है। जहां पर मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूं कि काहे बीज जो होता है, बीज गोलाकार होता है और क्यों वो बीज झुर्रीदार हो गया था, ये कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि इससे नीट में प्रश्न आते हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो बेटा जी मैंने आज आपको ये 7 लक्षण बताए, कैसे होते हैं 7 लक्षण दिखाए,
कौन से गुणसूत्र पर होते हैं वो जीन जो इन लक्षणों को निर्धारित करेंगे, वो इन संख्याओं पर होते हैं। अब ये जो गुणसूत्र है इनको मुझे एक्सप्लेन करना है, आपको टेंशन मत लेना, ये वाला जो बिंदु है ना ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी आगे बढ़ने से पहले ये जो लक्षण मैंने आपको दिखा दिए हैं, अब मैं आपको एक बार बता देता हूं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, बता देता हूं, ध्यान से सुनना। अब हम मेंडल का कार्य देखेंगे, मेंडल का कार्य कब देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन कार्य क्या देखेंगे वो मैं बता देता हूं। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि मेंडल के कार्य जो हम देखेंगे उससे पहले नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा बेटा, इनके बारे में पहले ये एक्सप्लेन करूंगा कि चौथे गुणसूत्र पर कौन मिल रहा है, पांचवें पर, सातवें पर, पहले पर ये क्या मिल रहे हैं, ये है क्या, ये बताऊंगा, टेंशन मत लेना, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चीज बताऊंगा। फिर उसके बाद में मेंडल के कार्य बताऊंगा कि मेंडल ने एक समय पर कितने लक्षणों की वंशागति को देखा, याद करिए, या तो एक या दो। अगर एक लक्षण की वंशागति को देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं एकल संकर क्रॉस, याद रखना, क्या बोलते हैं, एकल संकर क्रॉस। एक समय पर या तो सिर्फ लंबाई का लक्षण देख लिया कि दो पेड़ लिए, दोनों में लंबाई देखी, दोनों जनक लिए, दोनों में विपरीत लक्षण देखे, एक लंबा दिखा मेंडल को, एक बौना दिखा, क्रॉसिंग कराई, अगली पीढ़ी देखी, ठीक है। उसी प्रकार एक पेड़ में एक लक्षण देखा, या तो पुष्प का रंग कैसा था, बैंगनी था, दूसरे में देखा पुष्प का रंग सफेद है, यानी विपरीत लक्षण लिए, क्रॉसिंग करा दी, ठीक है। यानी एक समय पर केवल एक लक्षण दिमाग में रखकर अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया था किसने, मेंडल ने। अगर ऐसा किया तो ऐसे क्रॉस जो हो रहे थे, ऐसे क्रॉसिंग जो थी वो क्या कहला रही थी, एकल संकर क्रॉस। अब जरा सोचिए, एक ही किया था कि दो लक्षण भी लिए थे, दो भी लिए थे, तो अगर दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉसिंग कराई मेंडल ने तो ऐसे क्रॉस क्या कराते हैं, द्विसंकर क्रॉस। तो कुल मिलाकर अब हम आगे जो पढ़ेंगे मेंडलवाद में वो बात करेंगे एकल संकर क्रॉस की। एकल संकर क्रॉस देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। अब ये जो चीजें है ना ये रहेंगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो भैया क्लास बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, है ना। ये समझ में नहीं आएगा, जान पूछ के बोल रहा हूं, जब ये एकल संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस में आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो यहां पर एक चीज आएगी, क्या, युग्मक का निर्माण। एक युग्मक में कितने जीन होंगे वो चीज समझ में नहीं आती है मैक्सिमम बच्चों को, साफ साफ बोल रहा हूं, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, इतना मेरे को पता लग गया कि भैया गड़बड़ी कहां होती है, क्या चीज समझ में नहीं आती, मुझे पता है। तो मुझे ये भी पता है कि कैसे उसको समझाना है, इसीलिए जानबूझ के बोल रहा हूं, जब एकल संकर क्रॉस पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना, और द्विसंकर क्रॉस पढ़ो तो और भी ज्यादा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये थोड़ा सा भारी पड़ जाता है मामला, ठीक है। तो ये बेटा जी आज हम लोगों ने बात करी है किसकी, मेंडलवाद की, ठीक है। अभी समय हुआ है किसका बेटा जी, एक बार रिवीजन का। तो मेरे ख्याल से आपको आज मैंने क्या क्या चीज बताई, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज हमने मेंडलवाद में बात करी कि मेंडल के मरने के उपरांत 16 साल बाद किसने उनके कार्य को पुनः खोजा। 3 वैज्ञानिकों का नाम बताया, उनके बारे में बताया, किस पर कार्य किया ये बता दिया। फिर मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, मेंडल की असफलता के क्या कारण थे ये बताया। मेंडल ने अपने कार्य में, अपने प्रयोग में कितने लक्षण लिए थे, चूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, टोटल 7 लक्षणों को चूज किया था, वो हमने देखे, ठीक है, याद रखना। अब समय हुआ है किस चीज का बेटा जी, आपके क्विज का। पहला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, उद्यान मटर में से कौन सा लक्षण अप्रभावी है, जल्दी से सोचो। झुर्रीदार बीज, लंबा तना, पीले रंग का बीज, गोल बीज, इनमें से कौन सा लक्षण है जो अप्रभावी है, प्रभावी नहीं अप्रभावी है, जल्दी से सोचो फटाफट, गलती मत करना, जल्दी से 4 ऑप्शन देखो और सोचो कौन सा अप्रभावी है। चलिए दूसरा प्रश्न बेटा जी यहां पर, मेंडलिज्म यानी मेंडलवाद किससे संबंधित है, किस चीज से संबंधित है मेंडलवाद, जीवधारियों में वंशागति से, लैंगिक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन से,
जीवधारियों में उत्परिवर्तन से या उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से सोचिए, किससे संबंधित है? चलिए, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते बेटा जी। पहला प्रश्न था, उद्यान मटर में कौन सा लक्षण अप्रभावी है? सीधी सी बात है बेटा, झुर्रीदार बीज जो है वो अप्रभावी है, बाकी 3 लक्षण जो है वो हमारे प्रभावी थे, यही लगाया है। चल, दूसरा, मेंडलिज्म किससे संबंधित है? सीधी सी बात है, वंशागति से संबंधित है। वंशागति को बताया है किसने? मेंडल ने। खत्म, इतने सिंपल से प्रश्न थे ये, किए होंगे सभी ने, राइट? ठीक है, ये है बेटा जी आज का होमवर्क, ज्यादा कुछ है नहीं, 4 प्रश्न है, जरूर करिएगा। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, मेंडलवाद को आगे कंटिन्यू करेंगे, वो जो गुणसूत्र बताए थे उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, और मेंडल का कार्य एकल संकर क्रॉस प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा जी यहां पर अब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।